नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम नो योर हार्ट में आपका स्वागत है। आपके दिल का हाल कैसा है? और हम जानना चाह रहे हैं आपके दिल के हाल से आपके दिल की सेहत के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि 45 की उम्र के नीचे के जो लोग होते हैं वो अपने दिल की चिंता ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, टिकटॉक चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानना ज़रूरी है कि आपके दिल की सेहत कैसी है, चाहे कोई भी उम्र हो, और क्यों, इसके पीछे क्या वजह है। ये सब चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर गुप्ता, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। साथ में हैं हमारे तपन सिंगल, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। हमारे साथ हैं शिखा शर्मा, जो कि फाउंडर हैं डॉक्टर शिखाज न्यूट्री हेल्थ की। और साथ में हमारे अमित खन्ना, जो कि फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट हैं और एक वक्त में भारत के सबसे तेज एथलीट भी माने जाते थे। आप सबका स्वागत है हमारी इस चर्चा में। डॉक्टर गुप्ता, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि दिल का हाल जो होता है वो अक्सर जो लोग 60 के पास जा रहे होते हैं, हम उनकी चिंता समझते हैं। क्या ऐसा है या नहीं, आजकल सबको चिंता करने की जरूरत है? जी, आपने जो ये बात बोली कि जो टिपिकली जो हम सोचते हैं कि जी हम सिर्फ 60 साल की उम्र के बाद ही हार्ट डिजीज देखते हैं, वो आज की तारीख में बदल चुका है। आजकल जैसे कि आपने बताया, पहले भी 40, 35, 30 के साल के लोगों को भी दिल का दौरा हो रहा है, हार्ट अटैक देख रहे हैं। और इसके कई वजहें हैं। आजकल की तारीख में अगर आप देखें तो लोगों का जो खान पान है वो अच्छा नहीं होता, लोग अच्छा खाना नहीं खाते, सिगरेट धूम्रपान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, भारत में प्रदूषण बढ़ गई है। लोग, हम इसके बारे में बात नहीं करते, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन इसका भी ज़रूर सहयोग है हार्ट डिजीज़ के प्रोपोर्शन और परसेंटेज को बढ़ाने में। लोग आजकल एक्सरसाइज नहीं करते जो पहले करते थे। तो इन सब चीज़ों के कारण हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में जो एवरेज एज हार्ट डिजीज़ की थी आज से 20-30 साल पहले, वो काफ़ी गिर गई है। और वेस्टर्न देशों के मुकाबले भारत में हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ ज़्यादा देखी जाती है। क्या एक चीज़ हम जिसे कहते हैं कि ससेप्टेबिलिटी, क्या भारतीयों में, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ कि भारतीयों को ज़्यादा खतरा है, भारतीयों को इस बीमारी का उस बीमारी का ज़्यादा खतरा है, क्या हार्ट डिजीज़ के लिए भी ये वैलिड है? जी, हार्ट डिजीज़ के लिए भी ये वैलिड है और इसके कई कारण हैं, काफ़ी रिसर्च किया गया है, कोई कॉन्क्रीट सा सोल्यूशन मिला नहीं है। लेकिन जो 2-3 बड़ी चीज़ें सामने आई हैं कि जो भारत में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल जिस टाइप का होता है, वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, जो एक कोलेस्ट्रॉल की टाइप होती है वो ज़्यादा हार्ट डिजीज़ कॉज कर, ज़्यादा ब्लॉकेजेस कॉज करती है। और जो दूसरी चीज़ सामने आई है कि भारत में अगर आप देखें, जैसे कि हर आदमी का पेट निकला हुआ है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन पेट सबका निकला हुआ है। दिस इज इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इट इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल डेपोजिशन ऑफ फैट, यानी कि आपके जो पेट के पास ज़्यादा फैट जमा होता है और वो जो फैट होता है उससे ब्लॉकेजेस ज़्यादा होती हैं। तो ये थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट भी है। तो अक्सर हम रियलाइज नहीं करते कि हमारे कमर का घेरा हमारे दिल की सेहत पर असर डालता है। डॉक्टर शिखा, कितना बदलाव आ चुका है हमारे खान पान की आदतों में? काफ़ी सारे जो इंस्टेंट फूड्स आ गए हैं, वो उसकी वजह से हमारे घरों में एक्चुअली जिसको हम कह सकते हैं हार्ट अटैक करने वाली चीज़ें आ चुकी हैं। अगर हम किसी का भी घर देखें आज की डेट में, उनकी अलमारी देखें, जो एक किचन में जो अलमारी होती है, उसमें क्या होगा? उसमें इंस्टेंट नूडल्स होंगे, उसमें चिप्स होगी, उसमें कई तरह के नमकीन होंगे, बिस्किट्स होंगे। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर ट्रांस फैट्स हैं। ट्रांस फैट्स का एक कोरिलेशन है हार्ट डिजीज़ की तरफ, जो हार्ट डिजीज़ कॉज करता है। हार्ट डिजीज़ ही नहीं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस, एंड बच्चों में इट कॉजेज मैनी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। तो फंडामेंटली धीरे धीरे करके, इंसिडियसली, बिना हमारे नोटिस किए हुए, हमारे घर का किचन ही बदल गया है। आई कैन डेफिनेटली से फॉर द अर्बन सिटीज़ द क्वालिटी ऑफ स्लीप हैज़ गॉन डाउन। जैसे फॉर एग्जांपल, जब अब डीप स्लीप होती है, अब वो डीप स्लीप नहीं मिलती है। एंड सबसे ज़्यादा जो हमारा बॉडी के अंदर जो रिजुविनेशन होता है, हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्शन या हीलिंग होती है, वो ड्यूरिंग डीप स्लीप होती है। सो इफ़ द स्लीप क्वालिटी इज़ नॉट गुड, तो उसका भी स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बनता है। एंड फाइनली, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़, वी आर नॉट मूविंग। अभी क्या होता है, आप सड़क पे जाते हैं, डर लगता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप अवॉइड करते हैं। गार्डन्स ख़त्म होते जा रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं। सो वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ, और हमें फिर एक बहाना भी बन गया है कि अब कहाँ जाएं एक्सरसाइज करने। अब जाएं तो सिर्फ जिम जा सकते हैं। सो एवरीबडी डजंट हैव अ फैसिलिटी ऑफ अ जिम। तो वो ऐसा भी नहीं है ज़रूरी कि इतना सारा सब जिम पे खर्च करना चाहें। तो हमें खतरा ज़्यादा है, हम अपने आप ही खरीद के अपने दिल के दुश्मनों को लाके अपने घर में रख लेते हैं। लेकिन आप इंस्पिरेशन है, कई लोगों को इंस्पायर करते होंगे मूव करने के लिए, एक्टिव वर्कआउट के लिए। क्या आप देखते हैं कि बदलाव, क्योंकि मुझे तो लगता है
मैगजीन उठाओ, सोशल मीडिया खोलो, हर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, एवरीबडी इज ईटिंग हेल्दी। एक चीज़ होती है कि आप फिट दिख रहे हैं, आप जिम जाके मसल्स बना के आप फिट दिख रहे हैं, बट अगर आप मेरी माने तो आपके पूर्वजों ने आपको बताया होगा कि हम सबकी सांसें गिनी हुई हैं। द रियल फिटनेस इज़ विद योर हार्ट रेट एंड पल्स रेट। आप जितना धीरे सांस लेंगे उतने फिट कहलाएंगे। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग जो ओलंपियन थे, उनकी पल्स रेट थी 32 बीट्स पर मिनट। आप जिंदा कैसे थे? 32 इज वेरी लो। वही मैं चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब हर चीज़ की एक एक्सपायरी है। सपोज कीजिए आपकी हार्ट की सांस लेने की बीट करने की कैपेसिटी है 1000 करोड़ बीट्स। अब वो 1000 करोड़ बीट्स आप कितने टाइम में लेती हैं? आई जस्ट गिव यू स्मॉल एग्जांपल। आप सुबह अपनी पल्स चेक कीजिए, इट विल कम फ्रॉम 72 टू 75। अगर 75 आपकी पल्स रेट है और मेरी पल्स रेट है 65, 10 पल्स रेट का फ़र्क हो गया 1 मिनट में, मेक्स इट 600 पल्स रेट का फ़र्क हो गया 1 घंटे की, 14,400 बीट्स का फ़र्क हो गया 1 दिन की, और 52,56,000 बीट्स का फ़र्क हो गया 1 साल की। जिसका मतलब है 1 साल में 48 डेज इन ए ईयर। अब अगर आपकी उम्र 60 साल है तो दैट मेक्स इट 2,880 दिन, यानी कि 7.5 से 8 साल की उम्र। तो मेरा दिल ज्यादा काम कर रहा है, आपका दिल ज्यादा तेज धड़क रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा, उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा। मतलब एक्सपायरी डेट फिक्स्ड है, लेकिन आप उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, और वो रिड्यूस करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको जॉगिंग करनी पड़ेगी, आपको स्विमिंग करनी पड़ेगी, आपको फुटबॉल खेलनी पड़ेगी। मैंने सिंपल सा तरीका, 15 मिनट से आप शुरू कीजिए रनिंग करना, और अगर आप आधा घंटा रनिंग करते हैं हफ्ते में 3 बार, आपकी पल्स रेट 6 महीने में 75 से 65 आ जाएगी। हार्ट इज ऑल्सो मसल, वो भी एक मसल है, उसको एक्सरसाइज करेंगे वो भी तंदुरुस्त होगी। चलिए, हमने लोगों को वैसे काफी कुछ सुना दिया, काफी बुरा भला कह दिया है, लेकिन यहाँ पे सिंगल साहब मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में अगर हम देखें, एक इंसान अगर शख्स अगर बीमार पड़ता है तो वो सिर्फ एक प्रॉब्लम एक परिवार की या एक कमाने वाली की नहीं होती है, वो एक तरह से आप पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम पर बोझ डाल रहे हैं। इट्स अ फाइनेंशियल बर्डन। पहले 2 चीजें हैं कि आपने ये कहा कि अगर इन सब चीजों का ध्यान नहीं दे तो पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि इन सब चीजों का ध्यान दें, उसके बाद भी हो सकता है। वो भी बात सही है। ऐसा कोई यहाँ पे गारंटी नहीं कर सकता कि अगर मैं ये खाऊंगा, इतना सोऊंगा, इतना ना करूंगा तो इट इज नॉट सेफ। इंश्योरेंस से आपकी जिंदगी पे 10 साल का अंतर कम से कम पड़ेगा। तो ये खाली फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात नहीं है, आपकी खुद की ज़िंदगी की बात है। और 2 चीज़ मैं बहुत जगह बोलता हूँ और अहम बात है। पहली बात, 10 साल की बात क्यों फ़र्क पड़ता है? अगर आपके पास बीमा नहीं है तो आपका सबसे बड़ा डॉक्टर आपका बगल वाला फार्मासिस्ट है। आप उसके पास जाते, बोले ये बीमारी है, ऐसा लग रहा है, क्या क्या लेना चाहिए? बोलता है ऐसा ये खा लो, 3 गोली 6 दिन ठीक हो जाओगे। फिर जब ठीक नहीं होते हो तब आप जो आपका सबसे क्लोज में क्लिनिक है या कहीं है वहाँ आप जाते हो, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में पैसे बचाए थे अपने लड़के के पढ़ाई के लिए, लड़की की पढ़ाई के लिए या उनकी शादी के लिए, और आप ये नहीं चाहते कि जाऊँ बड़े हॉस्पिटल में पैसा लग जाए तो खर्चा ना बढ़ेगा, कहाँ से दूंगा या दूंगी। तो उस समय आप जाते हो। जब तक आप पहुँचते हो बड़े हॉस्पिटल तक, तब तक आपकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। अगर आपका अच्छा बीमा है तो आप हेजिटेट नहीं करते हो, थोड़ा भी आपको डिस्कम्फर्ट लगता है, आप तुरंत एक अच्छे अस्पताल जाते हो, अपना बीमा इलाज कराते हो, तो आपकी ज़िंदगी का 10 साल का फ़र्क पड़ेगा बीमा है कि नहीं। और बीमा का कॉस्ट जो है अपने मित्रों के साथ साल में एक बार जब बाहर खाना जाते हैं उतना ही है। इतने सस्ते से चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी का आप वो करें। दूसरा जो चीज़ में बहुत सोशल इशू है और सच्चाई भी है, आप किसी अस्पताल में जाइए, एक बुजुर्ग एडमिट होने वाले हैं, उनके बच्चे भी आसपास हैं, अस्पताल कहता है इतना पैसा लगेगा, बच्चे दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं कि कौन पैसा देगा। और आपको अ लाइफ ऑफ डिग्निटी चाहिए, बी कवर्ड, बिकॉज फिर आप किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं कि पैसा कौन देगा। यू कैन जस्ट गेट इन द हॉस्पिटल, गेट ट्रीटेड एंड बी वेरी फाइन। फॉर लाइफ ऑफ डिग्निटी और जिंदगी के 10 साल अगर आपको उम्र अपनी डिफरेंस रखना है, यू हैव अ गुड हेल्थ कवर, इतना इंपॉर्टेंट है। तो अपने स्वाभिमान का ख्याल भी आप अपने हाथों में रख सकते हैं, तो ये आपके लिए मुमकिन है, और आपके अपने दिल की सेहत भी आप ही के हाथ में। ये चर्चा हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम
हम चर्चा कर रहे हैं दिल की सेहत की और हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी सारे खास मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, हम अब तक बात कर रहे थे कि क्यों खतरा है भारतीयों को, लेकिन खतरा अगर हो भी तो उसे कम किया जा सकता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिवेंशन, और अक्सर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप अगर कुछ पॉइंटर्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि किन बातों का ख्याल रखें एक हर एज ग्रुप के लिए, वो बताइए। देखिए, सबसे आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हार्ट डिजीज अगर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट होता है, क्योर नहीं होता। डैमेज हो गया तो हो गया करेक्ट। जो हो चुका है उसको कंट्रोल करो और नए डैमेज ना आए। तो उसके लिए प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रिवेंशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी अपना रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक कराए, कोलेस्ट्रॉल चेक कराए, देखे डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम लोग कहते हैं साइलेंट किलर। ये बता के नहीं आती, धीरे 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 पीछे आपका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, थोड़ी शुगर बढ़ी हुई है, ये इसके लक्षण नहीं लोग तो चेक कराते नहीं, वो सोचते हैं मैं 20 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, मुझे क्या खतरा है। कोई भी चेक नहीं कराता। अगर आप अक्सर बात करें तो कौन सी उम्र होती है सही? जी देखिए, वैसे कहते हैं जी 30-35 साल के बाद आपको अपना चेकअप करा लेना चाहिए एवरी नाउ एंड देन। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसको ज़्यादा जल्दी कराओ, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 2-3 साल में एक बार अपना चेक करा लो। मैं इसका उदाहरण अपने मरीजों को देता हूँ कि आप देखिए, अब अपनी गाड़ी होती है, आप गाड़ी को मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, हर 6 महीने में जाके कहते हैं जी देख लो, इंजन ऑयल बदल दो, फिल्टर विल्टर साफ़ कर दो, सब कुछ पानी वानी चेक कर लो। उसी हिसाब से अपने शरीर का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए जी, अपना वेट चेक करते रहिए, अरे मेरा वेट ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। ये कुछ आम चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप सिगरेट पीते हैं या आपके आसपास कोई सिगरेट पीता है तो वो बहुत खतरा देता है, क्योंकि सेकेंड हैंड स्मोक जो हम कहते हैं, धूम्रपान का जो सेकेंड हैंड स्मोक होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंजूरियस टू योर हेल्थ, नॉट जस्ट फॉर हार्ट बट फेफड़ों की बीमारी के लिए। ये सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको लागू करने में थोड़ा। बिल्कुल, हम हर चीज़ के लिए वक्त निकालते हैं, सिर्फ अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं निकालते हैं। लेकिन मैम, अगर ऐसी कोई 4-5 चीज़ें हों जो एक हर इंसान को अपने, जब हम ऑफिस आते हैं तो टिफ़िन में हो या हमारे किचन में पक्का होना चाहिए या पकना चाहिए घरों में, वो आप क्या कहेंगे कि ये तो ज़रूर हो? देखिए, पहला चीज़ मैं कहूँगी कि हमेशा हाई क्वालिटी ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि ऑयल सबसे ज़्यादा हार्ट में या बॉडी में डैमेज करता है। हाई क्वालिटी ऑयल का मतलब है जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन वैरायटी ऑफ ऑयल या कच्ची घानी का जैसे जो ऑयल है, जो इसमें ज़्यादा रिफाइनिंग केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होती। नंबर 2 आई वुड से कि जैसे वेजिटेबल जूसेस हैं, वेजिटेबल जूसेस हमारे इंटेस्टाइन, हमारे लिवर को बहुत मदद करते हैं, एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। सो हर सीज़न में वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल जूसेस की रेसिपी सीखिए और रोज़ अपने डाइट में वेजिटेबल जूसेस लीजिए। तीसरी आई वुड से कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने लिवर और अपने जो एलिमिनेशन प्रोसेस है उसको हेल्दी रखिए। आयुर्वेद में कई तरीके हैं, जैसे त्रिफला इस्तेमाल होता है जिसमें हरर, बेहर और आंवला का मिक्स है। आंवला को रसायन बोला जाता है कि इट हेल्प्स इन मैनी डिजीजेस, क्योंकि वो लिवर को ठीक रखता है। तो हमें ज़्यादा अपने को केमिकल से दूर रखिए, बिकॉज जितने केमिकल्स आप लेंगे वो भी आपका खाना बन गया। पहले हमारा खाना था, अब केमिकल्स भी हमारा खाना बन गया है। एब्सोल्युटली। देन आई वुड से कि जैसे जो भी आप अनाज खा रहे हैं, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाना खाएं। नॉट ओनली दैट, अनाज में कोशिश कीजिए कि आप फाइबर रिच, जैसे होल ग्रेन है, जैसे आटे के बजाय दलिया खाइए, या जैसे जिसमें छिलका भी उसमें मौजूद हो, कि जितना आप होल ग्रेन एंड मल्टीग्रेन खाएंगे उतना आपकी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। बेसिकली आप वो बातें बता रही हैं जो हमारी माँ करती थी, हमारी नानी करती थी, दादी करती थी, वो ही करना है क्या? वर्कआउट में भी यही है जो, या कुछ नए हम लोगों के पास नए तरीके भी हैं? वर्कआउट में जो हमारी नानी और दादी करती थी वो हम नहीं कर सकते अब, क्योंकि उस टाइम पे मशीन का ज़माना नहीं था। अब तो बटन दबाते हैं और मिक्सी चलती है। उस टाइम तो पूरा का पूरा लस्सी भी बनानी होती थी, पूरी उससे होती थी। सो बहुत ज़रूरी है कि किसी तरीके से हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करें। अगर आपका ऑफिस 5th स्टोरी पे या 6th स्टोरी पे है तो रेदर देन टेकिंग ए लिफ्ट, वॉक डाउन स्टेयर्स चढ़िए, साइकिलिंग कीजिए। अब बिल्कुल सही बात है, हर इंसान जिम नहीं जा सकता, जिम की मेंबरशिप के पैसे भी लगेंगे। आउटडोर्स निकलिए, ग्राउंड्स हैं। आजकल तो YouTube पे वीडियो मिल जाते हैं 7-7 मिनट, 10-10 मिनट के वर्कआउट। बिल्कुल 10-10 मिनट के वर्कआउट। सी आपको अपनी पल्स रेट 150-160 तक लेके वापस लेके आनी है। हमारी हाईएस्ट पल्स रेट जो जाती है वो 220 माइनस आपकी एज है। आप
इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि उसको एक्सीड ना कीजिए कि मेंटली स्ट्रेंथ की वजह से कि उसको कर दूंगा मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, ना, अवॉइड कीजिए। एक लिमिट तक 150 160 तक अपनी पल्स रखिए और उस चीज़ को मेंटेन कीजिए। बिल्कुल, तो थोड़ी सी थकावट भी अच्छी होती है। लेकिन अगर मैं जाते जाते, क्योंकि थोड़ा एक ओवरव्यू लेना चाहती हूँ, अगर हम अपने ट्रेंड की बात करें, क्या ओवर द इयर्स, क्योंकि आपके यहाँ सब्सक्रिप्शंस आते होंगे, लोग लेते हैं, आप लोग स्टडीज़ कराते हैं, क्या हमारे देश में बीमारी का एक खतरा बढ़ रहा है ओवरऑल अगर हम देखें तो? नहीं, बहुत बढ़ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और हम इलनेसेस देखें या कॉस्ट देखें इलाज का, वो भी बहुत बढ़ रहा है। इसमें बहुत दैट इज आल्सो एन इंडिकेटर। हाँ, और बहुत लोग बोलते हैं कि ये कॉस्ट इसलिए बढ़ रहा है कि हॉस्पिटल्स चार्ज कर रही है, ऐसा इशू थोड़ा बहुत हो सकता है। बट बेसिकली आप देखें, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो ट्रीटमेंट के जो खर्चे हैं, जो डायग्नोस्टिक्स आए हैं, वो काफ़ी मदद करते हैं कि इंसान को बहुत जल्दी पता लगा के और ट्रीट करने के। लेकिन जल्दी तब जब आप पहुँचो वहाँ तक, बिल्कुल, और पहुँचो तब जब आपके पास अच्छा बीमा हो, आपको चिंता नहीं हो कॉस्ट की, तब पहुँचो। यूएस में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो नियरली एवरीबडी इज इंश्योर्ड। तो वहाँ पे आदमी का जो आप पॉइंट कह रहे थे, यूएस के मुकाबले इंडिया में ना बढ़ता जा रहा है, इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। एक तो होता है लाइफस्टाइल लिविंग, बट ऐसा नहीं कि यूएस में ओबेसिटी नहीं है, यूएस में ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, वहाँ पे भी है, बल्कि ज़्यादा ही होगा भारत से बहुत हद तक। लेकिन फिर भी वहाँ पे इंस्टेंसेस कम है, क्योंकि उनके पास अच्छा हेल्थ कवर है। एक हेल्थ कवर का बहुत अहम हिस्सा होता है आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके खुशहाल में। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अच्छा हेल्थ कवर होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने हमारे पैनलिस्ट से सुना ही, आपके दिल की सेहत आप ही के हाथ में है, आप ही के कंट्रोल में है, और ज़रूरी है कि आप थोड़े से बदलाव करें। बहुत ज़्यादा नहीं करने होते, छोटी छोटी बातें होती हैं, वो बदलिए, अपने जीवन में वो बदलाव लाइए, और फिर देखिए किस तरीके से आपका दिल आपकी नहीं सुनता। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि बीमारी कभी दस्तक दे के नहीं आती है, तो हर चीज़ के लिए तैयार भी ज़रूर रहें।